हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अच्छा ज्ञान में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गर्भावस्था का 8वां महीना। इसमें शिशु का विकास, शारीरिक बदलाव और आप अपनी देखभाल कैसे कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि आप में से कितने लोग हैं, अराउंड 50% लोग होंगे जो चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं और चैनल को बिन सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट्स आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गर्भावस्था का 8वां महीना यानी 29वें सप्ताह से 32वें सप्ताह तक। गर्भावस्था का 8वां महीना शुरू होते ही गर्भवती से लेकर उसके घरवाले बच्चे के स्वागत की तैयारियों में जुट जाते हैं। यकीनन यह बेहद भावुक समय होता है जब बच्चे के आने का बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है। वहीं गर्भवती को डिलीवरी को लेकर घबराहट भी होती है, खास तौर पर उनके लिए जो पहली बार माँ बनने जा रही हैं। ऐसे में उन्हें ज़्यादा ना सोचते हुए अपने आने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारियां करना शुरू करनी चाहिए। गर्भावस्था के 8वें महीने के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? गर्भावस्था का 8वां महीना आमतौर पर वह समय है जब माँ के शरीर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। तीसरी तिमाही में होने वाले कुछ विशिष्ट लक्षण इस प्रकार हैं। पहला है सांस लेने में तकलीफ महसूस होना। शिशु के बढ़ने के साथ साथ आपका पेट भी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप शरीर का वजन कुछ किलो और बढ़ जाता है। आंतरिक रूप से गर्भाशय के फैलने से फेफड़ों पर दबाव पड़ने लगता है। इन शारीरिक बदलावों के कारण कुछ हद तक सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इस स्थिति में सुधार तब आता है जब शिशु इस महीने के दौरान सिर के बल वाली स्थिति में आ जाता है। कृत्रिम संकुचन, इन्हें ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन भी कहा जाता है, जो प्रसव के समय होने वाले संकुचन के समान ही होता है। 8वें महीने में संकुचन ज़्यादा होने की संभावना रहती है। वे आमतौर पर कुछ क्षणों के लिए ही होते हैं। प्रसव हेतु गर्भाशय की मांसपेशियों को तैयार करने के लिए यह शरीर द्वारा लिया जाने वाला एक प्राकृतिक कदम है। यदि पानी का सेवन कम किया गया तो इस तरह के संकुचन और बढ़ जाते हैं। तीसरा लक्षण है कब्ज की समस्या। बढ़ता गर्भाशय श्रोणि क्षेत्र में आंत और अन्य आंतरिक अंगों के लिए उपलब्ध स्थान को संकुचित करता है। इसके कारण आपको इस महीने के दौरान मल त्याग करने में कठिनाई अनुभव हो सकती है। कभी कभी ज़्यादा दबाव के कारण आपके मल में थोड़ा खून भी आ सकता है। रेचक लैक्सेटिव से इस स्थिति का आसानी से इलाज किया जा सकता है, इसलिए कब्ज का अनुभव होने पर अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्तन से दूध का रिसाव, स्तनपान की प्रारंभिक तैयारी के रूप में माँ का शरीर कोलेस्ट्रम को पहले से ही तैयार कर लेता है। इस महीने के दौरान आप अनुभव कर सकती हैं कि आपके स्तनों से कोलेस्ट्रम या पीले दूध की थोड़ी सी मात्रा का रिसाव हो रहा है। हालांकि यह समस्या प्रत्येक महिला के लिए एक सी नहीं होती है, लेकिन अगर आप साथ ऐसा हो तो आप स्तन पैड पहनकर इस मसले को आसानी से हल कर सकती हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ पीठ दर्द होना। शिशु के बढ़ते वजन और आपके बढ़ते पेट के कारण पीठ पर दबाव पड़ता है। यह गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को भी बदलता है, जिसके कारण खड़े होने पर शरीर को अजीब स्थिति में खड़े होने के लिए मजबूर करता है। नतीजतन कई महिलाएं इस स्थिति के दौरान पीठ दर्द का अनुभव करती हैं, खासकर लंबे समय के लिए बैठने या खड़े होने के बाद।
इसमें सुधार लाने के लिए सही ढंग से बैठें, कठोर सतहों पर सोने और गर्भावस्था के कुछ सुरक्षित अभ्यासों को लागू करके इसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं गर्भावस्था के 8वें महीने में शारीरिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं। गर्भावस्था का 8वां महीना वह समय होता है जब आपके शिशु का काफ़ी वजन बढ़ जाता है और उसका विकास तेजी से होता है। सीधे तौर पर यह माँ के शरीर में कई तरह के बदलाव लाता है। आप वीडियो में आगे बताए परिवर्तनों में से कुछ का अनुभव अपनी गर्भावस्था के दौरान कर सकती हैं। एक स्पष्ट बदलाव के रूप में आपके गर्भ का आकार बड़ा होने लगेगा। इस कारण आपके पेट की ओर लोगों का ध्यान जाने लगेगा। इस समय मूत्र असंयमित हो सकता है। आप जब छींकती हैं या खांसती हैं, यहाँ तक कि हंसती भी हैं, तो थोड़े मूत्र का रिसाव हो सकता है। यह कुछ जगहों पर काफ़ी शर्मनाक और कष्टप्रद हो सकता है। अगर यह आपके रोज़मर्रा के कार्यों में बाधा डालता है तो अपने चिकित्सक से परामर्श कर लें। इसके अलावा मूत्राशय की मांसपेशियों को कसने के लिए कैगल व्यायाम का अभ्यास करें। सीने में जलन विशेष रूप से रात के दौरान होती है, जो आपकी रातों की नींद में खलल डाल सकती है। सीने में जलन के लिए घरेलू उपचार करें या साधारण और सुरक्षित दवाओं को लेने के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श करें। तीसरी तिमाही के दौरान जल प्रतिधारण और हाथ पैरों में सूजन होना आम लक्षण है। कुछ महिलाओं को योनि से एमनियोटिक द्रव का रिसाव हो सकता है। तेज गंध और प्राकृतिक के आधार पर इसकी मूत्र से अलग पहचान की जा सकती है। बढ़ते पेट के कारण सांस फूलना और चक्कर आने जैसी परेशानी भी हो सकती है। कृत्रिम संकुचन का ध्यान रखें, यह तीसरी तिमाही के दौरान ज़्यादा होते हैं। ये वास्तविक संकुचन नहीं हैं जो प्रसव के दौरान होते हैं, लेकिन उसके समान ही महसूस होते हैं और कुछ मिनटों के लिए ही होते हैं। यदि ये संकुचन कम नहीं हो रहे हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श करें। कुछ महिलाओं में स्तनों से रिसाव हो सकता है और इस रिसाव को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। तीसरी तिमाही के दौरान कुछ महिलाओं को गर्मी महसूस हो सकती है। चिंता, चिड़चिड़ापन और अधीरता 8वें महीने के दौरान अधिक बढ़ सकती है, क्योंकि प्रसव का समय पास होने के बावजूद भी दूर लगता है। इस अवधि में अधिकांश गर्भवती महिलाओं को ऐसा होने बहुत आम बात है। तो आइए अब देखते हैं कि इस महीने में बच्चे का विकास और आकार। इस महीने तक शिशु का काफ़ी हद तक विकास हो जाता है। इतना ही नहीं, अब शिशु बाहर की आवाज़ों पर किक मारकर प्रतिक्रिया भी देता है। अब वो हिचकियाँ भी ले सकता है। इसलिए यही वो समय है जब आप बाहर से ही अपने बच्चे से बातें कर सकते हैं और उससे मधुर रिश्ता बना सकते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि इस महीने तक शिशु का गर्भ में कैसा विकास होता है। शिशु की आँखें और पलकें पूरी तरह बन जाती हैं और वो अब आँखें खोल सकता है। शिशु के फेफड़ों और अधिक विकसित हो जाते हैं। इस महीने तक शिशु के सिर पर बाल आ जाते हैं। शिशु के मस्तिष्क का तेजी से विकास इसी महीने में शुरू होता है। इस दौरान न्यूरॉन्स तेजी से बढ़ते हैं। अगर गर्भ में लड़का है तो जननांग का बाहर की ओर विकास शुरू हो जाएगा। वहीं शिशु लड़की है तो योनि का विकास इस महीने तक हो जाता है। इस महीने यानी 30वें सप्ताह तक शिशु की लंबाई लगभग 14 इंच हो जाती है और इसका वजन करीब 1133 ग्राम के आसपास हो जाता है। क्या करें व क्या ना करें? इस महीने में आपको किस तरह से देखभाल और सावधानी बरतनी चाहिए? तो आइए देखते हैं क्या क्या करना चाहिए आपको। नियमित अंतराल पर पौष्टिक संतुलित आहार लें। 2 समय के भोजन अंतराल में पौष्टिक नाश्ते के विकल्पों को चुनें।
अपने श्रोणि क्षेत्र के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए हर दिन पैदल चलें या कुछ व्यायाम करने का अभ्यास करें। शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से खूब पानी पीजिए। असंयमित मूत्र से बचने के लिए नियमित रूप से केगल व्यायाम का अभ्यास करें। यह प्रसव के पश्चात श्रोणि मांसपेशियों को मजबूत करने में भी मदद करता है। घर और ऑफिस दोनों जगहों पर ज़्यादा तनाव ना लें। किसी भी तनावपूर्ण कार्य से स्वयं को दूर रखें, क्योंकि इससे आपके शिशु के स्वास्थ्य पर काफ़ी असर पड़ेगा। सुबह और शाम कुछ समय धूप में रहने की कोशिश करें। धूप से मिलने वाला विटामिन डी आपके और शिशु दोनों की हड्डियों को मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल जाने के लिए सारी व्यवस्था पहले से करके रखें। शिशु की आवश्यक चीज़ों की खरीदारी करना शुरू कर दें। चीज़ों को इस प्रकार खरीदें कि वे लड़का या लड़की दोनों के लिए उपयोग की जा सकें, क्योंकि शिशु के आने के बाद आपको बहुत कम समय मिलेगा। स्तनपान और शिशु की देखभाल कैसे करनी है, इसके बारे में ज्ञान प्राप्ति करें। ऐसी बुनियादी बातों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आप ऐसी कक्षाओं जहां खासकर इन मुद्दों को लेकर जानकारी दी जाती है या फिर ऑनलाइन मंच के माध्यम से जुड़कर तमाम बातों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। यह आपके शिशु के जन्म के बाद भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करने में मदद करेगा। उन चीज़ों की एक सूची तैयार करें जिन्हें आपको अस्पताल ले जाने की आवश्यकता होगी। साथ ही उन चीज़ों का भी खरीदारी करें जिनकी आपको प्रसव के बाद भी ज़रूरत होगी। तो चलिए अब देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए। प्रसंस्कृत भोजन या जंक फूड ना खाएं। यह आपकी अपच और सीने में जलन को बढ़ा देगा। नियमित रूप से अपनी विटामिन और खनिज की खुराक लेना ना भूलें। डॉक्टर या प्रशिक्षक की सलाह के बिना किसी भी योग मुद्रा या व्यायाम का प्रयास ना करें। प्रसव या प्रसव पीड़ा को लेकर अपने आप को किसी प्रकार का तनाव ना दें। समय आने पर ही इसके बारे में सोचें। समय से पहले बहुत ज़्यादा तनाव आपके स्वास्थ्य को अनावश्यक रूप से प्रभावित करेगा। इस समय शराब या धूम्रपान बिल्कुल भी ना करें। गैस युक्त शीतल पेय, कैफीन आदि से बचें। तो आइए अब देखते हैं कि 8वें महीने में क्या क्या आहार खाने चाहिए। विटामिन और खनिज से भरपूर खाद्य पदार्थ लीजिए। हालांकि यह गर्भावस्था की आखिरी तिमाही है, इसलिए ऐसा भोजन ज़रूरी है जिसमें भरपूर रूप से विटामिन और खनिज हो। आप आयरन और कैल्शियम का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि डिलीवरी के दौरान खून बहता है और खून की कमी ना हो, इसलिए आपको आयरन का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स व डेयरी उत्पाद अपने खानपान में शामिल कर सकती हैं। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और वसा से युक्त खाद्य पदार्थ लें। इस दौरान कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा से युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इसके लिए बीन्स, मीट, टोफू, चिकन, दूध, अंडा, कम मरकरी वाली मछलियाँ, सोया दूध, आलू, शकरकंद व सूखे मेवे का सेवन करें। फाइबर युक्त भोजन लीजिए। गर्भावस्था के इस महीने में फाइबर युक्त भोजन खाना ज़रूरी है। इससे आपको कब्ज़ की समस्या से राहत मिलती है। इसके लिए आप ओट्स, फल, गेहूं के आटे की ब्रेड, एवोकाडो व हरी सब्जियों का सेवन करें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और आप सभी से निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।